हेलो स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। जो नीट वाले क्वेश्चन हमारे चल रहे थे उन्हीं में आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो सवाल में क्या दिया है आपको, सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। एक कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरड इज चार्ज्ड एज शोन इन फिगर। कैपेसिटर है, देखो यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड का लगा हुआ है, ये रहा। इसको ऐसे बैटरी से चार्ज करके, जहां मैं एरो घुमा रहा हूँ देखो, ये इस स्विच को 1 से कनेक्ट कर दिया, तो यहां से ये बैटरी कनेक्ट हो गई और इससे इसको चार्ज कर लिया। अब व्हेन स्विच एस इज टर्न्ड टू पोजीशन 2, अब इसको यहां से हटा के 1 से 2 पे पहले तो चार्ज कर लिया इसको, तो ये चार्ज हो जाएगा, तो इस पे कितनी वोल्टेज आ जाएगी, वी। जो इस बैटरी की वोल्टेज है वही इस कैपेसिटर को मिल जाएगी बच्चों। अब ये चार्ज हो चुका है। अब इस स्विच को यहां से 1 से हटा के इधर 2 पे जोड़ दिया ऐसे, ठीक है, 1 से हटा दिया, 2 पे जोड़ दिया। तो अब पूछा है द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड इज। कितनी एनर्जी यहाँ पे स्विच 1 से 2 पे जब जोड़ेंगे तो कितनी एनर्जी डिसिपेटेड, डिसिपेटेड का मतलब होता है कितनी एनर्जी खर्च होगी। अब खर्च क्यों होगी पहले तो ये सोचते हैं बच्चों। तो खर्च इस वजह से होगी कि ये जैसे 2 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटर है, 2 माइक्रोफैरड का, और V इसकी वोल्टेज है, और जब हम इसको स्विच 2 से जोड़ेंगे तो ये 8 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर के साथ जुड़ जाएगा, वो भी पैरेलल में। अब ये जो 8 वाला है इसका पोटेंशियल कितना है, 0, क्योंकि ये तो अनचार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो जब किसी चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर के साथ जोड़ा जाता है तो इस सिचुएशन में, इस टॉपिक पे बहुत सारे सवाल पूछे जा चुके हैं, मैं कई सारे सॉल्व कर चुका हूं। तो जब एक चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर के साथ जोड़ा जाता है तो कुछ एनर्जी का लॉस होता है। एनर्जी कहां से लॉस होती है याद दिलाऊं मैं आपको। इस प्रोसेस को कहते थे डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। एक कैपेसिटर से जो कि चार्ज है और दूसरे कैपेसिटर पे जो कि चार्ज नहीं है, दूसरा कैपेसिटर, इन दोनों के बीच में चार्ज चलता है। चार्ज कैपेसिटर से अनचार्ज कैपेसिटर पे चार्ज जाना शुरू कर देता है, और वो कब तक जाता रहता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, कॉमन पोटेंशियल पे ना आ जाए दोनों। तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, ये जो 2 वाला है 2 माइक्रोफैरड, और ये जो 8 वाला है 8 माइक्रोफैरड वाला, इन दोनों का पोटेंशियल V हो जाएगा कॉमन, ठीक है ना, V नॉट कह लो। अब इस V नॉट का फॉर्मूला था C1 V1 प्लस C2 V2 बटे में C1 प्लस C2। C1 पहला कैपेसिटर सर 2 माइक्रोफैरड का है, उसकी वोल्टेज V है सर। दूसरा कैपेसिटर सर 8 माइक्रोफैरड का है, उसकी वोल्टेज 0 है सर, और बटे में C1 प्लस C2 2 प्लस 8। तो ये आ गया सॉल्व करके ऊपर, तो 2V, 8 इंटू 0 तो 0 हो गया, बटे 8 इंटू 2 10 हो गया। तो ये V नॉट बराबर आ गया V बटे 5। इसका मतलब दोनों की जो वोल्टेज है, कॉमन वोल्टेज, वो कितनी हो जाएगी, V बटे 5। लेकिन सर हमने इसमें वोल्टेज निकाली क्यों है, हमें जरूरत थी वोल्टेज की। देखो जरूरत तो थी नहीं, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला हो आपके पास तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हो बच्चों। वो होता है कि इस प्रोसेस में जब एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज चलता है, इसको कहते हैं प्रोसेस को रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इस प्रोसेस में हमेशा कुछ एनर्जी लॉस होती है। अब वही पूछी है उन्होंने, लॉस एनर्जी मतलब डिसिपेटेड एनर्जी कितनी है, उसका परसेंटेज पूछा है। तो वो लॉस जो होता है उसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला होता है 1/2 C1 इंटू C2 बटे C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। 1/2 C1 हो गया 2 माइक्रोफैरड है, 10 की पावर माइनस 6। C2 हो गया 8 माइक्रोफैरड है, ये भी 10 की पावर माइनस 6, और बटे में 2 प्लस 8 हो गया 10। C1 प्लस C2 तो 2 प्लस 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6। V1 माइनस V2 तो V और माइनस 0। पहले पे कैपेसिटर पे वोल्टेज V है और दूसरे पे 0। अब 10 की पावर माइनस 6 कट गया, 2 से 2 कट गया,
ये आ चुका है 8 इंटू 10 की पावर -6 -7 हो गया है ना, 10 की पावर -7 इंटू में v²। ये लॉस आ गया, एनर्जी का ये लॉस आ गया बच्चों, लॉस है ये, चेक कर लो जरा ठीक है कि नहीं, एनर्जी का लॉस। ठीक है, अब इसके बाद अब ये बताना है कि वो जो पहले जो इसके पास एनर्जी थी, ये लॉस उससे कितने परसेंट है। तो पहले जो एनर्जी थी वो 2 के पास थी कितनी, जब तक आपने इसको 1 से जोड़ रखा था तो 2 के पास एनर्जी थी, इनिशियल एनर्जी कह लो उसको U, तो वो थी जी हमारे पास हाफ CV², तो 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू में V, तो V हो गया V का स्क्वायर। ठीक है, हाफ CV² फॉर्मूला लगा दिया, 2 से 2 कट गया, तो ये 10 की पावर -6 इंटू V² आ गया। चलो अब कितने परसेंट है, तो परसेंट का फॉर्मूला कितना कैसे निकालते हैं हम कि कितने परसेंट इसका लॉस हुआ। तो पहले लॉस को निकाल के ऊपर लिख लो, बटे पहले वैल्यू कितनी थी इनिशियल इंटू में 100, तो लॉस कितना है, तो लॉस तो है सर 8 इंटू 10 की पावर -7 इंटू V², और बटे में अब पहले कितना था, लॉस तो ये है, पहले कितना था 10 की पावर -6 इंटू V² इंटू में 100, 10 की पावर -6 से काटा, 10 की पावर -1 रह गया, 0.8 रह गया ऊपर, V² से V² कट गया, ये आ गया 0.8 इंटू में 100, मतलब बच्चों 80%। चेक करो यही है कि नहीं, तो 80% हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आसान सवाल था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं जरा इसका क्या सॉल्यूशन बनेगा। इफ द पोटेंशियल इन ए रीजन इज एक्सप्रेस्ड, देखो ये पोटेंशियल की वैल्यू जो दे रखी वो 6xy -y प्लस 2yz दे रखी। इसका मतलब देखो पोटेंशियल x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी, z पे भी। ठीक है, हर पॉइंट पे पोटेंशियल अलग अलग होगा। जैसे मान लो आपको 1 2 3 पे निकालना, x इज इक्वल टू 1 रख दो, y की जगह 2 रख दो और z की जगह 3 रख दो, पोटेंशियल आ जाएगा। लेकिन अगर आपको पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होता है V बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस का डेल V बटे डेल x आई कैप, माइनस का डेल V बटे डेल y जे कैप, और माइनस का डेल V और बटे में डेल z के कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो एक चीज याद रखना कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जब वोल्टेज एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंड करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो बच्चों अब इसमें इस फॉर्मूले को लगाते हैं कैसे। देखो पहले फॉर्मूले में है ये माइनस का डेल वी बटे डेल एक्स, तो इसको निकाल लो, वी का डिफरेंशियल करो, इसको कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल। पार्शियल डिफरेंशियल कैसे करते हैं, जैसे आपने v का डिफरेंशियल किया x के रेस्पेक्ट में, तो नीचे x आएगा, ऊपर आया डेल v बटे डेल x। ठीक, अब आपको x को छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट मानना है, तो जब आप इसका डिफरेंशियल करोगे तो डेल बटे डेल x 6xy का अलग करना पड़ेगा, फिर डेल बटे डेल x y का अलग करना पड़ेगा, माइनस बाहर ले लो, माइनस ले लो बाहर। ठीक है, फिर डेल बटे डेल x 2yz का अलग करना पड़ेगा। अब जैसे 6xy का कर रहे हैं तो 6 और y को तो बाहर ले लो, डेल बटे डेल x अंदर बचा x का डिफरेंशियल, फिर माइनस y का। अब y तो इसकी नजर में कांस्टेंट है, x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट होते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल होता ही ऐसे है, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, मान लो आप यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट, तो y का डिफरेंशियल 0 बच्चों, प्लस ऐसे ही 2yz, ये पूरा y और z दोनों कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो पूरे कांस्टेंट का डिफरेंशियल इसका भी 0। तो यहाँ पे आ गया ये 6y और x का डिफरेंशियल हो गया 1, तो आंसर आ गया 6y।
डेल वी बटे डेल एक्स की वैल्यू 6y आ गई। अब निकाल लो डेल वी बटे डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में कर लो इसका। तो डेल बटे डेल वाई 6xy का अलग, माइनस डेल बटे डेल वाई वाई का अलग, प्लस डेल बटे डेल वाई 2yz का अलग। अब यहां से y को, जब आप y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट, तो 6x को बाहर ले लो, कांस्टेंट हो गया, डेल बटे डेल वाई वाई का हो गया, माइनस यहाँ पे अकेला y था, y का डिफरेंशियल 1 हो गया, y का डिफरेंशियल y के रेस्पेक्ट में तो 1 हो गया। अब ऐसे ही इसमें से 2z को बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और अंदर रह जाएगा y। अब y का डिफरेंशियल हो जाएगा यहाँ 1, तो यहाँ बचा 6x, इंटू में y का 1, फिर -1, फिर 2z इंटू में y का 1, तो आंसर आ गया 6x -1 माइनस का 2z। ये आ गया डेल v बटे डेल y। ठीक, ऐसे ही निकाल लो बच्चों डेल v बटे डेल z। तो इसमें भी तीनों में करो, तो डेल बटे डेल z 6xy माइनस डेल बटे डेल z y और प्लस डेल बटे डेल z 2yz। z को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट, तो ये पूरा तो कांस्टेंट है 6xy, तो इसका तो 0 हो गया। फिर y, ये इसका भी 0 हो गया क्योंकि ये भी इसकी नजर में कांस्टेंट है, z को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट। अब इसमें 2y बाहर आ जाएगा और z का हो जाएगा 1, सीधे कर दिया मैंने, तो इसका आंसर आ गया 2y। तो देखो डेल v बटे डेल x, डेल v बटे डेल y और डेल v बटे डेल z तीनों है मेरे पास, ये रहा और ये रहा, चेक कर लो जी। ठीक है, तो अब यहां से सर फिर तो e निकल आया, e का फॉर्मूला लगा दो। e का देखो ये फॉर्मूला था डेल v बटे डेल x इंटू आई कैप, माइनस का, तो डेल v बटे डेल x की वैल्यू है 6y, तो माइनस का 6y आई कैप, फिर माइनस का डेल v बटे डेल y जे कैप, तो 6x माइनस 1 माइनस का 2z जे कैप, और माइनस डेल v बटे डेल z मतलब 2y और k कैप। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें किस पॉइंट पे चाहिए, ये देखो 110 पे चाहिए, ये है पॉइंट, देखो ये रहा 110, तो x की जगह 110 पे चाहिए, 1,1,0 पे, तो x की जगह 1 रख दो, y की जगह 1 रख दो, z की जगह 0 रख दो, तो e आ जाएगा माइनस का 6 इंटू 1 आई कैप, फिर माइनस 6 x की जगह 1 -1 और माइनस का 2 z की जगह 0 जे कैप, और माइनस का 2y y की जगह 1 k कैप, तो ये आ गया माइनस का 6 आई कैप और 6 माइनस 1 5, तो माइनस का 5 जे कैप और माइनस का 2 k कैप आ गया बच्चों। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आप लोगों का। ठीक है, आज बहुत डिस्टरबेंस है, शोर ज्यादा आ रहा है, तो सॉरी उसके लिए। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन बैठ रहा है, अगर माइनस कॉमन ले ले तो ये बी वाला, तो बी ऑप्शन आपका बच्चों करेक्ट है। ठीक है ना, ये हमारे बेटा आसान सवाल होते हैं ये, अगर प्रैक्टिस हो तो ये बस 1 सेकंड का भी सवाल नहीं है। ठीक है, बहुत आसान होते हैं। चलो आगे बढ़ो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहा है ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लेते हैं। एयर कैपेसिटर का मतलब इसकी प्लेट्स के बीच में क्या भरा है, एयर भरी है। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस सी दिया हुआ है, तो सी का फॉर्मूला होता कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए बटे में डी। ठीक बच्चों, अब इसको कनेक्ट कर दिया एक V वोल्ट की बैटरी से, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करके इसको चार्ज कर दिया। अब जितनी वोल्टेज की बैटरी से इसको चार्ज किया उतनी वोल्टेज इस पर आ गई। फिर दूसरे स्टेप में क्या किया हमने, आगे बढ़ो,
तो इन्होंने कहा कि अब इस कैपेसिटर के अंदर डाई इलेक्ट्रिक भर दिया, तो पहले इस पे वोल्टेज V आ गई थी, मतलब इस पे चार्ज आ गया था, तो उसी चार्ज के साथ, मतलब वो चार्ज है, बैटरी हटा दिया आपने, पर अब उसके अंदर एक डाई इलेक्ट्रिक आपने उसके अंदर भर दिया, ये डाई इलेक्ट्रिक आपने उसके अंदर भर दिया। ठीक, अब ये जो डाई इलेक्ट्रिक भरा है इसकी वजह से क्या क्या होगा, तो कुछ पॉइंट हैं जो हमको डायरेक्ट याद होने चाहिए। डाई इलेक्ट्रिक भरने से अंदर का फील्ड कम हो जाएगा, पोटेंशियल भी कम हो जाएगा अगर बैटरी कनेक्ट ना हो तो, ये याद रखना। तो पहले वोल्टेज V थी, अब वोल्टेज V/K हो जाएगी। पहले चार्ज उतना का उतना ही रहेगा, चार्ज नहीं बदलेगा, चार्ज Q पहले था, अब भी Q ही रहेगा अगर बैटरी कनेक्ट नहीं कर रखी तो। वोल्टेज कम हो जाएगी, इसके अंदर का जो फील्ड है, मान लो पहले ये फील्ड E था, अब ये E/K हो जाएगा, इसके अंदर का फील्ड कम हो जाएगा। एनर्जी, तो एनर्जी भी कम हो जाती है, कितनी कम हो जाती है, पहली एनर्जी मान लो हाफ CV² थी, अब वो एनर्जी पहले से K गुना कम हो जाती है, K टाइम्स कम हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको सारे याद होने चाहिए डायरेक्टली। अगर ये पॉइंट आपको सारे याद है ना डायरेक्टली, तो फिर देखो उसी से काम हो जाएगा। अब पहले ऑप्शन में क्या पूछा इन्होंने, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस K टाइम्स, पोटेंशियल डिफरेंस K टाइम्स, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इन्होंने पूछा है इनकरेक्ट बताओ कौन सा है, तो पहला तो करेक्ट है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, छोड़ो। दूसरा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर डिक्रीज K टाइम, एनर्जी स्टोर डिक्रीज हो जाती है K टाइम, हाँ ये भी डिक्रीज हो गई, तो ये भी करेक्ट है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर तीसरा, चेंज इन एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर का चेंज कितना होगा, तो चेंज कैसे निकालोगे, तो चेंज, अब ये जो एनर्जी है वो U/K है, ठीक है, और पहली एनर्जी चेंज निकाल लो, अब एनर्जी कितनी है U/K और पहले कितनी थी U, तो उन दोनों को आपस में माइनस कर दो, तो U/K में से U को माइनस कर दिया, U को ले लिया कॉमन, तो 1/K - 1, U को लिख सकते हो आप हाफ CV², तो 1/K - 1, ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि एनर्जी जो है वो U/K हो जाती है। तो देखो चेंज कितना आया, हाफ CV², 1/K - 1, ये भी करेक्ट है, तो ये तीन ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन पूछा था इनकरेक्ट, तो इसलिए इन तीनों में से हम कोई सा नहीं लगा सकते, बस एक ही बचा, और वो साफ दिखाई भी दे रहा है, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व, ये कह रहा है कि चार्ज बदलेगा, जबकि हमने क्या बताया था कि चार्ज नहीं बदलता, अगर बैटरी लगी हुई नहीं है तो चार्ज नहीं बदलता, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट बच्चों। तो आसान है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं बच्चों। देखो इसमें क्या दिया है इन्होंने, ए पैरेलल प्लेट, थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है मुझे, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। इसमें कहा है इन्होंने, ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटी C, ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं जिसकी कैपेसिटी C दे रखी है, ओके, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स D, पोटेंशियल डिफरेंस इस पे दोनों प्लेट्स के बीच का V, इन दोनों प्लेट्स के बीच का फोर्स बताना है। आपको पता होना चाहिए एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट नेगेटिव चार्ज होती है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, इनके बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स लगता है F। ये F होता कितना है ये आपको याद होना चाहिए बच्चों, तो ये F होता है σ/2ε0, मैंने निकाला भी था आप लोगों को, और इनटू में σ/A। सर ये कैसे याद किया आपने, मैंने ऐसे याद किया कि एक प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो σ/2ε0 होता है, और दूसरी प्लेट पे चार्ज जो है पूरा कंप्लीट वो σ/A होता है। तो जब हम फील्ड की मल्टीप्लाई चार्ज से करते हैं तो फोर्स आ जाता है, अरे F = Q × E से निकाल लिया मैंने इसको। अच्छा चलो, आपको ये अगर ना याद हो तो पिछली वीडियो में मैंने इसको पूरा प्रॉपर बताया भी था, तो 1/2 σ² और बटे में ε0 आ गया, ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। अब लेकिन हमें इस तरह से बदलना है, क्योंकि देखो ऑप्शन तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो ऑप्शन में C आ रहा है, V आ रहा है, D आ रहा है, तो इनमें हमें कन्वर्ट करना है, चलो कन्वर्ट करेंगे। एक काम करो, 1/2
सिग्मा की जगह लिख सकते हो आप सिग्मा की जगह क्या लिख सकते हो, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको कन्वर्ट कर दो, वोल्टेज में कन्वर्ट कर दो। तो चलो करते हैं, एक काम करो, सिग्मा और इलेक्ट्रिक फील्ड के आपस में बीच में रिलेशन होता है, क्या होता है जरा वो दिखाता हूं मैं आपको। ये होता है आपका E बराबर इसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का, तो वो कितना होता है, E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ये होता है बच्चों। तो यहां से सिग्मा की वैल्यू निकाल लो E इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि E से हमें वोल्टेज पे जाना आसान हो जाएगा। तो सिग्मा की जगह लिख दिया हमने E इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू में एरिया बटे में एप्सिलॉन नॉट। एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, एक बचेगा, तो ये आ गया 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। लेकिन अभी मेरे को E नहीं दिखाई दे रहा, E की जगह वोल्टेज दिखाई दे रही है। चलो वोल्टेज और E के बीच में भी रिलेशन दिखा देता हूं मैं आपको। E वोल्टेज V बराबर E इंटू डी होता है, तो E बराबर लिख लो V बटे डी, वो उठा के यहां रख दो, तो ये आ गया हाफ V बटे डी का होल स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ये आ गया सॉल्व करके हाफ V स्क्वायर बटे में डी स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट ए। अब यहां से एक डी को यहां से हटा लो, देखो ये डी की स्क्वायर हटा दिया मैंने, डी को अलग अलग कर लिया, डी और बटे में डी। देखो डी स्क्वायर को डी इंटू डी लिख लिया, ये एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी क्या हो गया, ये हो गया सर सी, तो ये बन गया हाफ सी वी स्क्वायर और बटे में डी। तो ऑप्शन चेक कर लो, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर बटे में 2d, वो सॉरी डी, तो ये बन गया ऑप्शन बी। बस उसको चेंज करना है उस तरीके से, फोर्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट इस फॉर्मूले को भी याद रखते हैं, देखो जो मैं एरो में दिखा रहा हूं आपको, 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। चाहे इसे याद कर लो, चाहे आप वो उसको फोर्स वाला फॉर्मूला जैसे मैंने निकाला था यहाँ, इसको भी याद रख सकते हो, हाफ सिग्मा स्क्वायर इंटू ए बटे एप्सिलॉन नॉट बच्चों। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। आज बहुत डिस्टरबेंस है बच्चों, तो सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा मैनेज कर लो। चलो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इसमें कहा टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2। देखो इस कैपेसिटर के अंदर दो डाइलेक्ट्रिक भर दिए, एक ये वाला हो गया, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, और एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये वाला, ये दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है। अब यहां पे इन दोनों डाइलेक्ट्रिक स्लैब की और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, दोनों उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन वो निकालना है, ग्राफ कैसा होगा। एक बात बताओ, जैसे ये दो प्लेट है, मैं साथ साथ ग्राफ बनाता जाऊंगा, और इनके बीच में आपने जैसे ये दो स्लैब डाल दिए, वहां थोड़ी जगह कम थी, यहाँ पे बना देता हूं इस तरीके से, एक स्लैब यहां डाल दिया ऐसे, ठीक है। तो यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मान लो E होगा, यहाँ तो एयर है, ये प्लेट है, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, यहां का जो है वो E होगा। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक के अंदर घुसेंगे, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K1, तो वो हो जाएगा E बटे K1। फिर बाहर निकलोगे तो ये फिर से E हो जाएगा सर, यहाँ पे एयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक में जाने पर घट जाता है। अब जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक के अंदर घुसोगे, फिर से वो एकदम से E बटे K2 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ सोचो कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनना चाहिए, तो यहां से और यहां तक, यहां से यहां तक, तो ये E रहेगा, मान लो ये E है। जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक के अंदर घुसे, ये E बटे K1 हो गया, ये तो E है यहां तक, ये जैसे ही डाइलेक्ट्रिक के अंदर घुसे, ये एकदम से ग्राफ नीचे गिर गया, और कितना गिर गया,
तो ई बटे K1, यहां तक ये बन गया ई बटे K1। तो ये बन गया, यहां से नीचे गिर गया ग्राफ। यहाँ पे ई था और जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक के अंदर घुसे ई बटे K1 बन गया। ये बन गया ई बटे K1। फिर जैसे ही आप बाहर निकले ये फिर से ई हो गया, ये वापस से ई हो गया यहां तक। फिर जैसे ही डाइलेक्ट्रिक के अंदर घुसे ये फिर से गिर गया ग्राफ। लेकिन गिरेगा तो कौन ज्यादा गिरेगा? देखो K2 बड़ा है K1 से, ये दे रखा है इन्होंने। तो अगर K1 से डिवाइड करोगे तो देखो ये K1 छोटा है K2 से, यहां देखो पहले, ठीक है ना। K1 छोटा है तो मान लो K1 को तो मान लिया मैंने 2 और K2 को मान लिया मैंने 3, ऐसे ही बस। नहीं K2 बड़ा, हाँ इसको 3 मान लिया। तो यहाँ पे तो E बटे 2 होगा, ग्राफ थोड़ा सा नीचे गिरेगा, और यहाँ पे एकदम से E बटे 3 हो जाएगा तो ग्राफ काफी नीचे आ जाएगा। ये आ गया नीचे, ये आ गया E बटे K2। E बटे 2 मैंने ऐसे ही K1 और K2 की कोई वैल्यू नहीं दे रखी, लेकिन ऐसे ही मैंने आइडिया लेके ऐसे ही बना लिया कि 2 से डिवाइड करके अगर K1 की वैल्यू और K2 की वैल्यू ली जाए, क्योंकि K2 की वैल्यू ज्यादा दे रखी है तो K2 की वैल्यू 3 ले ली मैंने और K1 की वैल्यू अपनी मर्जी से ही 1 ले ली ग्राफ बनाने के लिए। तो ग्राफ बनाने में ये इतना काम यूज हुआ कि जो यहाँ पे E था वो एकदम से K1 से डिवाइड हो गया, और दूसरे में बाहर निकले जब हम डाइलेक्ट्रिक से तो फिर K हो गया। फिर डाइलेक्ट्रिक के अंदर घुसे दूसरे वाले डाइलेक्ट्रिक में तो फिर नीचे गिर गया। इस बार E बटे K2 हो गया। अब K2 बड़ा है तो E बटे K2 छोटा होगा E बटे K1 से, उल्टा होता है ना। फिर बाहर निकले तो फिर ये जो है आपका वापस E हो गया। तो देखो यहाँ E था, फिर नीचे गिर के E बटे K1 हो गया, फिर E हो गया, फिर नीचे गिर के E बटे K2 हो गया, और फिर E हो गया। इस तरीके से आपका ये ग्राफ चल रहा है। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा बैठ रहा है इसका, इसमें ज्यादा गिर रहा हो ये। तो ऑप्शन ये वाला ज्यादा गिर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन देखो सही बैठ रहा है, ऑप्शन सी, ठीक है ना। इसमें तो बढ़ा दिया इसने, ये गलत है, ये गलत है, इनमें इसमें बढ़ा दिया, इसमें भी बढ़ा रखा। फील्ड बढ़ता नहीं है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जाने पर फील्ड घटता है, कम हो जाता है। चलो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ये सब आपको याद होगा, और अच्छे से पढ़ो, तैयारी बेहतर करो। तैयारी बेहतर करोगे तो रिजल्ट भी बेहतर आएगा बच्चों, ठीक है। ओके, और आप सभी के लिए हम प्रेयर करते हैं कि आप सभी सेलेक्ट हो जाएं। चलिए कल मिलते हैं।